बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है और जहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ इस टेस्ट मैच के हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो मुल्तान में दूसरा टेस्ट मैच होना था वो भी अब कराची मुंतकिल कर दिया गया है और थोड़ी सी जो है डेट में तरमीम की गई है। अब जो मुल्तान में 3 तारीख से टेस्ट मैच खेला जाना था, अब कराची में 2 तारीख से ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। फिर वनडे में भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है, एक दिन पहले जो है अब मैचेस होंगे वनडे के। तो 9 को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, 11 को दूसरा और 13 तारीख को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो आज बाकायदा तौर पर जो लाहौर में इजलास हुआ और उस इजलास की सरबराही करते हुए नजम सिटी जो सरबराही कर रहे थे उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ सेलेक्टर का ऐलान किया और चीफ सेलेक्टर के तौर पर बाकायदा तौर पर बड़ा नाम सामने आया है शाहिद खान आफरीदी का। शाहिद खान आफरीदी चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के अबूरी इस वक्त काम करते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ साथ अब्दुल रज़ाक और रौ इफ्तिखार एक रुकन की हैसियत से काम करेंगे और उनसे हारून रशीद का किरदार कन्वीनर का होगा और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप लेकर आ रहे हैं। और बहुत सी तब्दीलियां नजम सिटी के आने के बाद गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर होती हुई नजर आई क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे विनस टीवी के स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और इनसे आज खुलकर बात करेंगे खासकर 2014 के आइन के हवाले से जो बहाल कर दी गई है। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, हमने देखा कि आज भी जो प्रैक्टिस सेशन रखा गया था नेशनल स्टेडियम कराची में, वहां पर जो है साजिद खान एक हमने देखा कि वो उनको बाकायदा तौर पर इस कैंप में मदऊ किया गया, उनसे काफ़ी बॉलिंग भी करवाई गई। पहला टेस्ट मैच 26 तारीख से खेला जाना है, समझे साजिद खान शायद टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, अगर मतलब साजिद खान को लेके आए हैं और जिस तरह से 3 टेस्ट मैचेस हुए, ख़ासतौर से तीसरा टेस्ट जो कराची में हुआ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जीती और वहाँ पे जो स्पिनर्स का किरदार रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साजिद खान को जो है बुलाया गया और जिस तरह से मतलब आज वो वहाँ नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए तो यकीनन देखें मतलब अगर किसी प्लेयर को इस तरह से एक दिन पहले आप लेके आएँ, ज़ाहिर है मैच जो है वो शुरू होगा तो उसमें तो फिर मतलब ये इम्कानात बनते हैं कि वो उनको चांस दिया जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि और भी प्लेयर्स हैं जिनको चांस देना चाहिए, ख़ासतौर से सरफराज अहमद को जिनको नेगलेक्ट किया गया था और सब ये समझ रहे थे कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे टेस्ट में कम अज़ कम उनको चांस दिया जाएगा। और देखें, अब तो पाकिस्तान की टीम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि जिस तरह से आपने मतलब इंग्लैंड ने आपके खिलाफ वाइट वॉश किया, अगर आप 2-1 से हार जाते या 2-0 से हार जाते तो वो एक दूसरी चीज़ होती, लेकिन आपने तो मतलब एक ऐसी हिस्ट्री 60 साल की तारीख में पहली मरतबा इंग्लैंड की टीम जो 60 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीत सकी थी पाकिस्तान में, वो जनाब 1 महीने में 3 टेस्ट जीत गई। और अगर ऑस्ट्रेलिया के भी मैच को शामिल कर लिया जाए जो हमें शिकस्त हुई थी, तो आपने मतलब मुसलसल 4 मैचेस हारे हैं, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। और उसके बाद अब पाकिस्तान की टीम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कम अज़ कम वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक आध टेस्ट मैच जीत के या कम अज़ कम जो T20 सीरीज़ हो रही है उससे मतलब उसमें मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। और जो आप पे एक धब्बा लग गया है तो कम अज़ कम अपना भरम जो है आपको कायम करने में मदद मिलेगी। फिर ये कि देखें, जो होम कंडीशंस होती हैं, जो होम टीमें होती हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं। आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरह से होम टीमें उठाया करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है और हमारा जो फिटनेस लेवल है खिलाड़ियों का वो आपके सामने तश्तस बाम हो गया कि हमारे वो प्लेयर्स जिन पे हम रिलाई किया करते थे उनको हमने बेदर्दी से इस्तेमाल किया, उनको अनफिट कर दिया। हमारी कोई मतलब ये कि प्लेयर्स को तैयार करने की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। दुनिया भर की जो टीमें होती हैं उनके जो डाइटिशियन होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं वो बड़ा साइंटिफिक मतलब खिलाड़ियों को लेके चलते हैं और इस तरह की इंजरीज आप देखें कि कमोबेश होती हैं, नो डाउट, मतलब मुख्तलिफ टीमों में दुनिया की होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती कि आपके एट ए टाइम 3-3 4-4 प्लेयर जो हैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, सवालिया निशान है रियाज साहब। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस टेस्ट मैच के लिए 3 विकेटें तैयार की गई हैं। गो के ये कहा जा रहा है कि जो बीच में जो विकेट है उस पर ये मैचेस होंगे और जहां हमने देखा कि आज बहुत ज़्यादा उस पर जब बॉल मारकर देखा गया तो बॉल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही थी। तो समझिए स्पिनर्स का किरदार बड़ा अहम होगा। फिर पाकिस्तान के पास है इब्रार अहमद की सूरत में, अगर साजिद
साजिद खान खेलते तो साजिद खान, नोमान अली, तो अच्छा किरदार इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नोमान अली ने भी किया है, ब्राड ने भी किया, तो ट्रम्प कार्ड तो साबित हो सकते हैं। देखिए ट्रम्प कार्ड तो साबित हो सकते हैं, लेकिन दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें उनके पास भी कोई ना कोई उसका नेमिल बदल है। एजाज पटेल है सऊदी, जो इसका मतलब है कि आप जिक्र कर रहे थे अभी, वो हैं, तो मतलब इनके पास भी ऐसे बॉलर हैं, उनके पास भी ट्रम्प कार्ड है। और देखिए हमारे मतलब कि प्लेयर्स जो हैं, आपने देखा कि हम तो हवास खो जाते हैं, अगर हमारी 1-2 विकेटें निकलें तो हमारी प्लानिंग या जो भी प्लान होता है वो धरा का धरा रह जाता है। हमें तो मतलब इतनी वो जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हम उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो उनके पास हर तरह का तोड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को मतलब जो करंट सिचुएशन होती है या जो प्रेशर सिचुएशन होती है, उस पर अपने आसाब को काबू में रखना चाहिए। देखें ये प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी, अगर नए प्लेयर भी आते हैं तो इतनी क्रिकेट खेल चुके होते हैं, या जो प्लेयर्स ऑलरेडी टीम में हैं उनको मतलब 50-50 60-60 मैचेस खेल के इतना तजुर्बा हो जाता है, उनकी इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है कि वो कम से कम इनको ऐसा कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर। इनकी से ट्यून फाइन करने की जरूरत होती है, बाकी इनको खुद अपना मतलब खुद अपना ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। जमील भाई क्या कहेंगे, नया चेयरमैन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सिटी ने सीट संभाल ली है, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ सेलेक्टर का भी ऐलान कर दिया। एक थे लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, अब एक ऐसा नौजवान ही कहेंगे इस वक्त बूम बूम आफरीदी जो चीफ सेलेक्टर बने हैं। और यकीनन जो पिछले दिनों बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, तो शायद अटैकिंग के लिए बड़े बयानात भी शायद खान आफरीदी ने दिए। फिर उनका साथ देने के लिए राव इफ्तिखार मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, और भरपूर सपोर्ट हारून रशीद की नज़र आ रही है। तो कैसा देख रहे हैं इस सिलेक्शन के मैनेजमेंट को? अब मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो ये कि नजम सेठी साहब और उनकी पूरी जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट है, जो कमेटी है, उसको मुबारकबाद कि मतलब वो चार्ज उन्होंने लिया और एक ऐसे 3-4 साल दौर जो है जिसको मैं अजाब कहता हूँ, वो जो है ना वो कम से कम टला है, क्योंकि उसकी वजह से जितना क्रिकेट को नुकसान हुआ है और मतलब इसको संभालने में, सीधा करने में और उसी ट्रैक पे लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी ऑर्गेनाइजर्स को। अच्छा, नजम सिटी ने आने के बाद सबसे एक अच्छी चीज जरूरी है कि 2014 का जो आइन था वो बहाल करते नजर आए, तो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की पोजीशन क्या देखते हैं आप? देखें जी, ये बहुत ज़रूरी था, ये वक्त की ज़रूरत थी, और 2014 का आइन जो है ना बहाल होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बहाल होगा तो ही तमाम चीज़ें, देखें जब 19 अगस्त 2019 को इन्होंने जो 2014 का आइन जो है मुअत्तल करके 2019 का जो आइन नाफिज किया था, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए थे, तमाम एसोसिएशन ख़त्म हो गई थी, तमाम डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो गए थे, तमाम क्लब की पोजीशन ख़त्म हो गई थी, गरज ये कि हर तरह की क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो गई थी। एक नया इन्होंने जो आइन मुतारिफ कराया था ना, वो टोटली जो है ना वो फ्लॉप हुआ है, और उसकी वजह से अच्छा, ये आइन की बात हो रही है, तो ये आइन जो है 1990 से कायम हुआ था जमील साहब, जो 2019 में फिर इसको नाफिज किया गया था, जो 1990 में कायम किया गया, 2014 में कायम हुआ था। ये 2014 का आइन है ना, तो उससे पहले जो आइन था ना वो उसके ऊपर जो उसमें अमेंडमेंट करके 2014 में इसको नाफिज किया गया था, जिसको तमाम रीजन्स ने, तमाम डिस्ट्रिक्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था उस आइन को, और उसके तहत फिर क्रिकेट जो है ना वो चल रही थी। इन्होंने आने के बाद देखिए होता ये है, मिसाल तौर पर एक इमारत है ना, इमारत में से आप थोड़ी बहुत जो है ना उसके अंदर रेनोवेशन तो कर लें, लेकिन इमारत को डिमोलिश करके बनाने में बहुत टाइम लगता है। इन्होंने मतलब बिल्कुल ही उसमें ये करते कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियां करते, इन्होंने पूरा खत्म करके जब नया वो लेकर आए ना तो भौचाल आ गया, और इस तरह का भौचाल आ गया कि जो सप्लाई लाइन थी वो कट गई, यानी जो प्लेयर नीचे से आता था ना वो ही खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर ये सिंध है, सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल के हिसाब से अब प्लेयर्स तो ज्यादा निकल कर आएंगे, अब निकल कर आएंगे ना। जो पहले था ना 2014 के आइन में ये था, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि हैदराबाद रीजन अलग था, लाड़काना रीजन अलग था, और कराची जो है ना वो अलग था। तो इसके अंदर एक जो है ना 80 प्लेयर जो ना खेलते थे, बाद में जब कराची की एक टीम कर दी तो 60 प्लेयर, 60 लड़के फिर भी बहुत होते थे। अब ये पूरे सिंध के अंदर सिर्फ 20 लड़के जो है ना मतलब एक खेलते, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है ना, मतलब बहुत सारे लड़के जो है वो हमारा जो है ना मुल्क छोड़ के चले गए। मतलब साद अली का नाम ले लें, समी असलम का, हाँ मतलब इस तरह बहुत सारे नाम है, और जो छोटे छोटे उसमें गए हैं वो अलग प्लेयर हैं। मतलब मोहम्मद साद ने क्रिकेट ही छोड़ दी दिल बर्दाश्त हो गए। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं, और
भाई डिपार्टमेंट ये होता था ना कि मतलब 12 डिपार्टमेंट जो है ना वो थे, उसके अलावा जो तकरीबन कोई 24 से करीब डिपार्टमेंट थे उसके वैसे ग्रेड 2 के, तो ये इतने सबको जो ना नौकरियां मिली हुई थी। अच्छा हम थे ना, हम क्रिकेट चलाते थे ना, हम अगर आपका बच्चा अगर आता है हमारे पास ना, तो हमारे पास रास्ता होता था उसको बताने अब के। तो सिटी क्रिकेट भी बहाल होगी, अब केसीसी भी बहाल हो जाएगी, तमाम जोन्स बहाल हो जाएंगे, और वही जो पुराना जो आइन था बहाल होने से हर चीज मतलब बहाल हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन जितने भी क्रिकेट के हलके हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि नजम सेठी साहब जो हैं ये बहुत तजर्बेकार आदमी है, इनके साथ शकील शेख साहब और उनकी पूरी टीम, जितनी भी टीम है, उम्मीद है कि वो क्रिकेट को, क्योंकि ये एक जो है ना क्या कहते हैं फैशन है, पाकिस्तान का क्रिकेट का फैशन भी है, क्रिकेट को चलाने का तजर्बा रखते हैं। देखिए बुनियादी तौर पे होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हैं, तो देखें इनके सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने PSL जो है ना मुतारिफ कराया, जो इनके क्रेडिट पे जाता है, जो आज एक हमारा जो ना ब्रांड बन गया है। और इन्होंने वो फैसले किए, मिसाल तौर पर मिक्की आर्थर को लाना, या इस तरह अभी भी यही कह रहे हैं ना ये कि हम फॉरेन कोच, और मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि उसको नहीं पता होता फॉरेन कोच को कि ये कौन है, ये क्या है। देखिए उसने अहमद शहजाद को उन्होंने बाहर किया, उमर अकमल को बाहर किया ना, तो उसकी वजूहात थी, वो फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो उनके टाइम में आप देख लें कि जो लड़कों की फिटनेस लेवल जो है ना वो क्या था, और मिक्की आर्थर ने आपकी टीम को कहां ले गया था। वो जब आपने 2017 का जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद आपने जो है ना 2019 के अंदर आपकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी थी, थ्रू आउट जो है ना आप टेस्ट के अंदर भी नंबर 1 हुए, चाहे 15 दिन के लिए हुए, लेकिन नंबर 1 जरूर हुए। जमील भाई मजीद बात करेंगे, रियाज साहब के पास। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, तो शायद बुम आफरीदी जिस तरह सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्टर बने हैं, तो टीम में अब कुछ बैटर जो तेज खेलते हैं शायद वो अब टीम में नजर आते हुए नजर आए। देखिए शहजादा, टीम में मतलब यकीनन जब नए लोग आते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन जो है आपको नज़र आता है, और यकीनन बड़ी उनके पास भी चॉइसेस होंगी जिन वो उनके जहन में होगी, और यकीनन वो उनको लेके भी आएंगे जिस तरह से अब हमें आगे क्रिकेट खेलनी है उसके मुताबिक। और मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत जल्द चेंजेस देखेंगे, जब ये अभी जो वनडे की टीम अनाउंस होगी उसमें आपको बहुत सारी चेंजेस और इनका मतलब जो पैटर्न है काम करने के अंदाज़ का वो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक हवाले से मैं तो इट इज़ नो डाउट कि मतलब शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़े मतलब ऑलराउंडर हैं और मतलब बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है अपने ज़माने में। लेकिन ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जब आपने देखा इन्होंने क्रिकेट खेली और वो मतलब उनका दूसरा रूप सामने आया, या मैनेजमेंट में आया या सिलेक्शन कमेटी में, तो वो मतलब उन जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है जिस तरह से वो खेल रहे होते थे कि अब आप वो किस तरह से एक्ट करेंगे बहैसियत चीफ सिलेक्टर, बहैसियत सिलेक्शन कमेटी, या मतलब इस तरह से, तो वो बाज़ औक़ात आपको मायूसी हुई होती होगी। जिस तरह से आप देखें कि सकलैन मुश्ताक जिस तरह से बात करते हैं, इंज़मामुल हक जिस तरह से मीडिया को मतलब ये सामने आते हैं, इसी तरह से शाहिद आफरीदी को मैं समझता हूँ कि नो डाउट उन्होंने बड़ी नॉलेज है, बड़ा कॉन्फिडेंस है और प्लेयर भी अच्छे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से एक बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से शाहिद आफरीदी बात जज्बाती हो जाते हैं, तो मीडिया के जो सवालात होते हैं चुपते हुए, आपने देखा है कि मतलब जो मीडिया सवालात करता है, जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, तो उसमें बड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है और मतलब उसमें बड़ी चीज़ों को टॉलरेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये फ़न आ जाता है जैसे कि नजम सेठी के पास है या और जो दूसरे मतलब हैं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आप वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर लोग आपके खिलाफ डिलीवर नहीं करेंगे तो उससे फिर फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। रियाज साहब, मैच पीर वाले दिन से खेला जाना है, पहला टेस्ट मैच है, तो टेस्ट स्क्वाड के अंदर कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप? भाई देखें, एक तो जिस तरह साजिद आ रहे हैं, हम तो मतलब एक तवक्को कायम कर सकते हैं ना, जो सिनारियो है, जो चीज़ों को देख के तो लगता है ऐसा है कि शायद साजिद आ जाएं। फिर ये कि जिस तरह से हम थर्ड टेस्ट में से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई उनकी गरज जाग जाए सिलेक्टर्स की और वो सरफराज को मौका दे दें, इसलिए कि कराची में हो रहा है। जिस तरह से उनकी मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, 3 50s बनाई थी, उनका हक बनता था। वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर थे कि वो वाहिद मतलब पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का कप्तान है जिसके क्रेडिट पे 2 वर्ल्ड के टूर्नामेंट हैं, एक जूनियर वर्ल्ड कप उसने जिताया और एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की इंग्लैंड में जिताई। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था और मैंने देखा कि जिस तरह से वो मतलब ये कि अपनी टीम को लेकर चल रहे थे सरफराज, ये बहुत कम कप्तानों में ऐसा होता है। लेकिन एक ऐसा कप्तान जिसका
इतना तजुर्बा हो, जिसकी कैप्टनशिप में आपने इतने सारे मैचेस जीते हो, उसको आपने जिच कर दिया, आपने उसको टीम के साथ रखा, उसको पानी पिला रहे हैं, उसकी मतलब ये कि कुछ तो मतलब गैरत होती है, पता नहीं ये किस चीज़ का उससे बदला ले रहे हैं, चाहे वो मतलब बाबर आजम हो या उनके साथी जो उस टीम में जो सिलेक्ट तो यही करते हैं ना, वसीम साहब जो जिनको लैपटॉप को चीफ सिलेक्टर करते हैं, उनका तो खैर नाम होता है, उनकी खैर अपनी एक कहानी है, अब तो वो है नहीं, अल्लाह ताला उनके साथ आइंदा भी अच्छा करे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि टीम में चेंजेस यकीनन नज़र आती हैं, और जिस तरह से इन्होंने जिन प्लेयर्स के साथ ज्यादती की थी, यकीनन वो प्लेयर्स भी जो मौजूदा सिलेक्टर्स हैं उनकी नज़रों में होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जरूर कंपनसेट बिल्कुल, करना चाहिए, उनको उनको जरूर चांस मौका देना देंगे। चाहिए। सरफराज की बात हो रही है तो जमील साहब क्या कहेंगे, आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें हमने देखा कि सरफराज अहमद विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान जो है कीपिंग ग्लव्स पहन के नहीं, एज ए फील्डर के तौर पर वो फील्डिंग करते हुए नजर आए प्रैक्टिस सेशन के अंदर, बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने की। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद सरफराज अहमद जो है पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पीर से खेला जाना है उसमें पाकिस्तानी टीम के 11 रुकनी स्क्वाड में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो आखिरी टेस्ट हुआ है ना आपका इंग्लैंड से, बिल्कुल यही जो आप बता रहे हैं ना, यही सूरत हाल थी उस वक्त ही। सरफराज को जो है ना इसी तरह मतलब वो कीपिंग कर रहे थे वो सारी, और बहुत सारे मतलब हम समेत तमाम लोग जो है ना पूरी उम्मीद थे कि सरफराज चूंकि डोमेस्टिक में जिस तरह 2 सेंचुरियां और जो कारकर्दगी रही है उसको मद्देनजर, देखिए एक बुनियादी बात समझने की है। बुनियादी बात यह है कि ये जो टेस्ट मैच होगा ना आपका न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, ये स्पिनर्स का मुकाबला होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने 3 अच्छा स्पिनर्स की बात की आपने, तो अगर हम देखें तो एजाज पटेल जो है इंडिया के खिलाफ जो है 10 विकेटें लेने में कामयाब हो गए थे, तो पाकिस्तान के लिए तो शायद ये सेटबैक भी नजर आएगा, शायद अगर वो उन्होंने ऐसी कारकर्दगी पाकिस्तान के खिलाफ दिखा दी तो शायद पाकिस्तानी बैटर जो है शायद साइडलाइन होते हुए नजर आए। आप देखें एजाज पटेल अपनी जगह पर, मिचेल सेटनर अपनी जगह के ऊपर, सूडी अपनी जगह पर, और ब्रेसवेल, 4 स्पिनर जो है ना वो लेकर आ रहे हैं, और आपके पास भी 4 स्पिनर हैं। अब आपने साजिद को इंक्लूड कर लिया ना, तो आपके पास भी 4 वो हैं स्पिनर हैं। उन 4 स्पिनर के अंदर 3 तो आपके पास जो देखें अबरार की कारकर्दगी अच्छी थी, ठीक है ना, फिर नवाज की वो जो क्या नाम है नोमान की कारकर्दगी भी मतलब ये कि अच्छी रही, फिर जाहिद महमूद बाहर बैठे हुए, फिर आप साजिद को ले आए। साजिद को ये लेकर आए कि जो उनके पास 2-3 लेफ्ट आर्म बैट्समैन है ना, मतलब उनकी वजह से उन्होंने इंक्लूड किया, और हो सकता है वो खेल भी जाए, लेकिन मुझे लगता ये है कि 3 स्पिनर जो है ना ये मतलब उसके साथ जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो शायद 2 स्पिनर से जाए। लेकिन इस विकेट पर अगर हम देखें जमील भाई है तो दोनों बॉलर्स की खासकर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों को सपोर्ट करती है। आज हमने देखा जो प्रैक्टिस सेशन रखा गया था उसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे तक जो है ट्रेनिंग सेशन में फास्ट बॉलिंग करते नजर आए। बहुत ज़्यादा बोझ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पर डाला गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर ने जो है मुश्किल से 15-20 मिनट जो है बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो ये फर्क थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। इस तरह अगर हम करेंगे देखेंगे तो नसीम शाह शायद जो बहुत ज्यादा रिदम में नजर आ रहे थे आज, लेकिन इंजरी उनके साथ जरूर इस वक्त भी मौजूद है, तो नसीम शाह पे भी बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट होती है। इसको हम जो है ना असल में बात ये कि जो इन्होंने पहले इस बोझ डाल के शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जो हम के बातें करते ना आप ही के प्रोग्राम में, अब मैं कह के गया था कि हारिस रऊफ को इन्होंने किया है, ये इसको वो तजर्बा नहीं है, मतलब 4 ओवर करना अलग होता है, पर 10 ओवर 8 ओवर का स्पेल करना अलग होता है। हारिस रऊफ की बात हो रही तो हारिस रऊफ को मुबारकबाद तो दे दें, आज उनका निकाह भी हो गया है और बाकायदा जो उनकी जो रफ्तार है उस हाथ से जो भाभी हमारी आई उन्होंने अपने मेहंदी में जो है उनकी रफ्तार लिखी है 150। हाँ, बात ये है कि जो भी अनफिट हो रहा है वो जाके निकाह कर रहा है, ये भी अच्छी हो है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो हारिस रऊफ को। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो कि मतलब जो कोई नहीं जानता था, टेप बॉल के क्रिकेट खेल के लाहौर कलंदर ने उसको पिक किया और आज वो इस मकाम पर है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर में से जो ना T20 के हवाले से एक मतलब मुनफरिद उनका जो ना नाम है, तो उनको बहुत मुबारक हो। लेकिन जहां तक इन्होंने इनकी जो गलत पॉलिसीज है, अब देखें पॉलिसीज चेंज होना चाहिए। अब मैं जो समझ रहा हूं ना, मैं कोई बहुत ज्यादा इस टीम के अंदर अभी फिलहाल जो ना तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लेकिन मेरा सवाल तो ये हारिस रऊफ के हवाले से तो चले हो गया, लेकिन जो सवाल था मेरा बेसिकली जो बटन पाकिस्तानी तेज बॉलर पे डाला जा रहा है, हाँ। तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर इससे बॉलर को तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये तो देखे नेट में तो बॉल करनी होती है ना, ये ज्यादा बॉल इसलिए कर रहा है, इसको वो देख रहे हैं इसको, लेकिन 1.5 घंटे का फर्क तो बड़ा वक्त है। नहीं करते हैं, पहले भी किए, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आया कि इसको टेस्ट मैच में खिलाना है,
तो इसके फिटनेस का मतलब क्या वो है, अगर कोई उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो बता देगा। तो एक तरह से उसका फिटनेस टेस्ट हो रहा है, ये जो लंबी बॉलिंग वो कर रहा है ना नसीम शाह, ये उसका फिटनेस टेस्ट हो रहा है, आप समझ लें। क्योंकि उसको अगर फुली फिट होगा तो खिलाएंगे, क्योंकि पहले ये हुआ ना, जैसे हारिस रऊफ ने पिंडी टेस्ट के अंदर 13 ओवर करने और दूसरी इनिंग में बॉल करने ही नहीं आए। तो ये जो ड्यूरिंग द मैच होता है ना, ये बहुत नुकसान देता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद उसका मतलब वो बाकी जो आपने वो लिए ना, देखिए लेकिन जलील भाई, मेरी आपकी बात मुझे बिल्कुल सर्टिफाई करती हुई नजर नहीं आ रही है फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। दूसरी तरफ जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 15-20 मिनट कर रहे हैं, हम 1.5-2 घंटे कर रहे हैं। ये तो बटन है ना फास्ट बॉलर। देखिए वो सारे के सारे फिट हैं, और वो वहां से ये नहीं कि वो प्रैक्टिस तो हमारे भी बॉलर्स होते हैं। वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, यहां पर आके उन्होंने रेस्ट किया। कल आप देखिएगा, कल मैच से पहले जो है ना, वो फिर जो है ना, मतलब उसमें अभी आपने उनके जो कोच है ना, आपने उसका वो नहीं सुना, उसने क्या कहा है कि अभी हमारी थकन नहीं उतरी है। उसने तो थकन उतार रहे हैं वो आराम से। उन्होंने कहा कि अभी हमारी थकन नहीं उतरी, इसका मतलब है कि शायद उन्होंने इस वजह से कल आपको जो न्यूजीलैंड के बॉलर है, रियाज साहब कोच की बात हो रही है तो गैर मुल्की कोचेस के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान में अगर माजी में देखें तो गैर मुल्की कोचेस ने बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के बड़े उनकी खिदमात है, बहुत से प्लेयर्स उन्होंने जज करते हुए नजर आए जो पाकिस्तान का इस वक्त बैटिंग के हवाले से अगर देख लें तो बड़ा नाम पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैर मुल्की कोचेस का आना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। देखें, जो हमारे मतलब एक कल्चर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है क्रिकेट का और जो क्रिकेट टीम का, उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन कोच जो है सबसे बेहतर है। मिकी ऑर्थर की मिसाल आपके सामने, बॉब वुलमर की मिसाल है, जिस तरह से उनका इंटरेक्शन था। अच्छा, वो इतनी उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है उन कोचेस की कि वो जो जितने 12 प्लेयर्स हैं तो उनकी सबकी साइकी को वो समझते हैं, वो बाकायदा एनालिसिस करते हैं, हर प्लेयर को उसका टेम्परामेंट जज करते हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस को जज करते हैं, उसकी मतलब हर चीज़ को करके फिर उसके साथ उसी तरह से इंटरेक्शन करते हैं, उससे बिहेव करते हैं और उससे काम लेते हैं। हमारे यहाँ तरीकाकार ये है कि जब जावेद मियाँदाद को कोच बना दिया था टीम का, तो ये उसी वक्त टीम से निकले थे। आपने देखा कि वो प्लेयर जो उनके साथ खेले थे उनकी इज्जत नहीं करते थे। और हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक कॉन्सेप्ट है ऐसा कि जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं, जब हमारा कोई अपना बड़ा प्लेयर उनके साथ होता है तो वो उसको अहमियत नहीं देते जो उसका हक बनता है। फिर ये कि ये भी सीधी सी बात है कि हमारे जो वो मतलब कोचेस जिनको बनाया जाता है, वो जो जदीद ट्रेनिंग है इस वक्त क्रिकेट की, जो इंटरनेशनल म्यार है, उसकी हकीकत यह है कि उस म्यार पे पूरे नहीं उतरते, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग कोई सच नहीं होती। मतलब जो एक रिकग्नाइज मतलब कोचेस होते हैं और जो बाकायदा ट्रेनिंग लेके और क्लासेस लेके जो हाई परफॉर्मर मतलब कोचेस बनते हैं, वो आप देखें कौन से मतलब कोचेस हैं। अब फिर ये एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये कि हमारे खिलाड़ियों में कंपैरेटिवली कह रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि कैटेगोरिकली मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हमारे खिलाड़ियों पे, हमारे खिलाड़ियों में वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो फॉरेन खिलाड़ियों में होती है। आप ये देखें कि इतना बड़ा फ़र्क है कि हमारे खिलाड़ियों का जब कैंप लगता है तो उनको फिजिकली मतलब ग्राउंड में आना पड़ता है और फिर वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अमल करते हैं। और दुनिया भर में ये होता है कि जब वो प्लेयर्स अपने घरों पे होते हैं तो सिर्फ उनको मतलब व्हाट्सएप पे एक चार्ट दे दिया जाता है कि आपने जो है सेंड कर दिया जाता है कि आपने इस पैटर्न पे इस तरह की ट्रेनिंग करनी है, और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, उसी तरह से ट्रेनिंग करते हैं। और जब वो कैंप ज्वाइन करते हैं तो कोच जो है उनसे बिल्कुल मुतमईन होता है कमोबेश कि जो हमने मतलब इन्हें ट्रेनिंग प्लान दिया था वो करके आए हैं। तो उनका ऐसा कोई फिजिकल फिटनेस जैसा भी बात हो रही थी कि जैसे उनके वो प्लेयर्स वहाँ से आए तो वो पूरी मतलब इक्विप्ड वेल इक्विप्ड मतलब अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं। और जहाँ तक थकन की बात है तो देखें इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए हैं, वो तो थकन तो फ्लाइट में होती है। और एक इंसान है तो उसको जाहिर है, चाहे वो प्लेयर हो, प्लेयर का मतलब ये थोड़ी है कि वो अगर प्लेयर है तो वो हर चीज़ बर्दाश्त अच्छा, जैसे बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है, मैचेस स्टार्ट होने में टेस्ट मैचेस है, मेरे ज़राए के मुताबिक शायद इस टीम में जो है 2 तब्दीलियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं। एक तो सरफराज अहमद के हवाले से, दूसरा साजिद खान टीम का हिस्सा भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरफराज एज ए विकेट कीपर शायद इस मैच में हिस्सा ले और मोहम्मद रजवान एज ए बैटर्स के तौर पर जो है टीम का हिस्सा हो और उसके साथ साजिद खान हो, तो समझ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। देखें आपकी चिड़िया जो है पता नहीं कहाँ से आई है, अगर उसने ये इत्तला लाई है तो हमें भी इसी तरह से महसूस हो रहा है। मैं कश्फ का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि अदब से ताल्लुक़ है जमील भाई का, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसी मतलब फील आ रही है कि मतलब इन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। जिस तरह साजिद खान को लेकर आए, विकेट पे बॉलें कराई उनसे, और जिस तरह सरफराज के साथ आवाज़ उठाई गई और वो उस मेरिट पे पूरे उतरते हैं कि उनको चांस मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जिनको जिच किया गया है। मतलब एक आम जुमला होता है, वो पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कि वो कहना ना रोए ना घर जाके कहे। तो मतलब सरफराज के साथ बेचारे के साथ इस तरह की कैफियत थी। लेकिन देखें वो मतलब हाफिज़ कुरान है,
नाथवा हैं बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ा सब्र से काम लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सब्र से काम लेते हैं क्रूशल स्टेज पे, अगर थोड़ा सा सब्र का, और कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि सब्र जो है वो बेहतरीन हथियार होता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो सब्र उन्होंने किया उसका लगता है कि वक्त आ गया, और अगर अभी नहीं आया वक्त आया तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो कंपनसेट इंसान को कहीं ना कहीं लाके ज़रूर करती है। तो उनके साथ बिल्कुल आपने जो कहा है ना कि आपको आपकी चिड़िया काम कर रही है बिल्कुल इस पर मजीद बात करेंगे जमील साहब से। जमील भाई, बड़ी जो है इस वक्त शायद घूमती में नजर आ रही है, 3 दिन के अंदर बड़े बड़े फैसले होते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो शायद ये बड़ी हमारी भी कायम कर जाए और सरफराज और साजिद खान भी खेलते हुए नजर आए, उसके साथ रिजवान भी खेलते हुए नजर आए, तो समझ में ऐसा होगा। देखिए, मैं इसका जवाब देने से पहले आपको एक बात बता दूं, फिटनेस की बात चल रही है। 98 के अंदर मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जो है ना लोकल लाइजन ऑफिसर था, तो जब 5 बजे खेल खत्म होता था ना तो आते थे ना, तो ऑस्ट्रेलियन आने के बाद रग्बी ले जाते थे और 1 घंटे रग्बी खेलते थे। और हमारी टीम जो है ना वो सीढ़ियों चलते थे ना, वो लगता था बहुत थक गए, चूर हो गए, थक गए। फिटनेस लेवल में जो ना मतलब फर्क था उस दौर में। वो 98 का बता रहा हूं मैं, उस वक्त राब्ता अफसर। अब आ जाए आपके सवाल के ऊपर। देखिए, हमें जो है ना इसका तजिया करना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे तो या तो रिजवान खेलेगा या सरफराज खेलेगा, मेरा अपने जाती राय है ये। देखिए, अब इमामुल हक वापस आएंगे, अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, कामरान गुलाम को आपने लिया है, आया 3 नंबर पे कामरान गुलाम खेलेंगे या शान मसूद खेलेंगे, ठीक है। 4 नंबर पे तो बाबर खेलेंगे, 5 नंबर के ऊपर आपका जो है ना सऊद शकील खेलेंगे। अब 6 नंबर पे रिजवान खेलते थे, अब अगर रिजवान नहीं खेलेंगे तो सरफराज खेलेंगे। आप सलमान अली आगा को बिठा नहीं सकते क्योंकि उसने 50-50 रन तो किए हैं ना हर मैच के अंदर। अगर आपने उसको बिठाना है, क्योंकि एक ही वो तरीका हो सकता है कि आप 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे तो फिर उसका चांस नहीं बनता। तो फिर तो इसलिए कहीं पर मुझे रिजवान या सरफराज में तो एक नजर आ रहा है। अब आपने बात की, देखिए सलमान अली आगा से अगर हम देखें तो एज ए ऑलराउंडर के तौर पर वो टीम में नजर आ रहे थे। बाबर आजम बाज दफा वो कहते हुए भी नजर आए कि हम इनसे ऑफ स्पिन बॉलिंग की भी करवाते हुए नजर, और उन्होंने कराया भी, आउट्स भी किए, तो फायदा तो सलमान अली आगा से है। लेकिन अगर उनकी जगह पर सरफराज और रिजवान दोनों खेल लें तो मेरा ख्याल में रिजवान जो है सलमान अली आगा से ज्यादा बेटर अच्छे हैं। रिजवान जी, देखिए बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन जो कारकर्दगी इस वक्त 3 टेस्ट मैचेस में अगर आप देखेंगे ना, तो रिजवान को क्यों बाहर किया जा रहा है कि उनकी बैटिंग की जो इस सीरीज में खासतौर पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इंग्लैंड के खिलाफ, इसलिए बाहर किया जा रहा है। इसलिए सलमान अली आगा को अगर बाहर करते हैं तो जो हम बात कर रहे हैं ना 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, देखिए आपने 2 चेंजेस किए ना, मुझे नसीम शाह भी तो अंदर आएंगे ना, तो क्योंकि वो दोनों पेसर तो आपके जाएंगे, वो दोनों नहीं खेलेंगे ना, तो जाहिर है कि नसीम अब रह गए वसीम जूनियर के, उनका चांस बनता है या नहीं बनता। अब नसीम शाह खेलते हैं, वसीम जूनियर खेलते हैं, ये तो देखना पड़ेगा, ये हसन अली खेलते हैं, क्योंकि अगर हसन अली भी अगर इनको 2 खिलाने तो हसन अली और फिर नसीम शाह खेलेंगे और 3 स्पिनर खेलेंगे। उसके अंदर अबरार तो लाजमी खेलेंगे, नौमान की कारकर्दगी भी अच्छी थी, और अगर साजिद को खिलाएंगे तो फिर सलमान अली आगा नहीं खेलेंगे। 6 नंबर तक कीपर, अब चाहे वो देखिए डिजर्व तो सरफराज करता है, सरफराज को, लेकिन अब जो क्या वहां फैसला होता है, 7 बैट्समैन तो नहीं जा सकते हम, क्या जा सकते हैं? फिर आपको 2 स्पिनर खिलाना पड़ेंगे या 1 पेसर खिलाना पड़ेगा, 3 स्पिनर खिलाना पड़ेंगे, फिर आप जा सकते हैं। तो जाहिद महमूद बाहर हो सकते हैं। जाहिद वो तो बाहर ही थे ना, वो तो नहीं खेले थे इस टेस्ट, जो अभी टेस्ट हुआ है उसमें नहीं थे ना, तो ये थे अबरार थे और आपका नौमान थे और क्या कहते हैं सलमान अली आगा कर रहे थे। सलमान उससे तो इतनी इन्होंने खैर कराई नहीं ना। आप 2 ही तो समझे, आप बॉलरों से खेले, तो वो तो 2 तो बेचारे ऑलराउंडर थे जिनको हमने खिलाया था, उनसे इतनी भाई उससे 1 ओवर कराया फहीम अशरफ से आपने, दूसरे दिन में 2 ओवर कराए, तो ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही है स्पिनर्स के हवाले से, तो नौमान अली टीम का हिस्सा है, लेकिन आज हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में उनसे कम बॉलिंग भी करवाई गई, साजिद खान ज़्यादा प्रैक्टिस में बॉल करते नजर आए, तो गो के ये भी एक थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है मुझे। देखिए नौमान अली की क्वालिटी ये भी है कि वो वैसे बैट्समैन भी मतलब है कि खेल जाते हैं। आपको याद होगा जो तीसरा टेस्ट कराची में होता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये कम बेश मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी देर तक इन्होंने मुकाबला किया था। अगर इनकी विकेट गिर जाती तो पाकिस्तान जो है वो टेस्ट हार जाता। तो वो अगर टेस्ट बचाने का क्रेडिट था तो वो नौमान अली को जाता है। तो यकीनन जो हमारे बेंच ऑफिशियल्स हैं या कप्तान हैं उनकी नज़र में ये चीज़ भी होगी कि ये कितना साउंड जिम्बाब्वे के खिलाफ किए थे, वो बैड लक थी कि जो वो मतलब। लेकिन यहाँ तो एक एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को भी लेना है ना रियाज साहब, क्योंकि हमारी चिड़िया के मुताबिक तो साजिद खान जो है ऑफ स्पिनर्स के तौर पर बॉल करते हैं और न्यूजीलैंड की जो बैटर्स है ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड है। हाँ नहीं, ये जो आपने बात की ना, ये टेक्निकल बात है और इस बात के इम्कान आते हैं कि साजिद को मतलब टीम में लिया जा सकता है, लेकिन मैं मतलब नहीं समझता कि नौमान को
बाहर कर दिया जाए, इसलिए कि जिस तरह से उनको खिला के लेके आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब ये कि उन्होंने विकेटें भी ली है, फिर वो रन्स भी बना लेते हैं, विकेट पे भी खड़े रहते हैं, क्रूशियल स्टेज पे भी एक उनका मतलब सिलेक्टर्स की नज़र में ये जो अपने बेंच ऑफिसर्स हैं उन पे मतलब एक एतमाद तो है उनका। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें शहजादा अपनी जगह और आपकी चिड़िया का इन्फॉर्मेशन अपनी जगह है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की टीम को अगर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ मतलब ये कि परफॉर्मेंस नहीं दी या नहीं जीते तो दुनिया क्रिकेट में जो पाकिस्तान क्रिकेट का भरम है वो तो पहले ही खत्म हो चुका है वाइट वॉश के बाद। अब तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही बह जाएगा। अब तो सिलेक्टर्स की बात की तो इस वक्त तो सिलेक्टर भी एग्रेसिव आ चुके हैं, बहुत सी चेंजिंग हो सकती है। नहीं ये इसका क्रेडिट तो अगर हार हुई तो जैसे कह रहे रियाज भाई तो उन्हीं को जाएगा तो उन्हीं को। लेकिन देखें जब तक हमारी जो माइंड सेट है ना, हम मतलब ये कि पता नहीं किस जमाने 70-80 की क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। देखें दुनिया भर की टीमें जो है अपने टेस्ट मैचेस में भी अगर आप उन्हें देखें तो वो एक झलक नजर आती है वनडे की और T20 की एग्रेसिव। अभी आप इंग्लैंड को देखें जो जिस तरह से उन्होंने थर्ड टेस्ट खेला है और उन्होंने जो दूसरी इनिंग्स खेली है यार, क्या कमाल पे आते ही साथ उन्होंने जो अटैकिंग क्रिकेट खेली है। हमारे वाले मतलब अच्छा तब्दीली की बात हो रही, तब्दीली तो आ चुकी है बहुत सी चीजों में, बहुत सी जगहों पर भी आ चुकी है, सिर्फ अब अमल होने की देर है। क्या कहेंगे इस पर जमील भाई? तब्दीली तो देखिए अमल तो जाहिर है अब जो नजर आएगा हमें, जो अमल जो टीम के क्योंकि जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो वनडे की टीम अनाउंस करेगी ना, उससे आपके जो सिलेक्शन कमेटी में तीनों ऑलराउंडर हैं। शाहिद आफरीदी भी ऑलराउंडर है, राव इफ्तिखार भी अपने टाइम में ऑलराउंडर थे और रज़ाक भी। तो ऑलराउंडर कैसी टीम बनाएंगे आप देख लीजिए। मतलब देखिए और ये रज़ाक में भी एग्रेशन था, आफरीदी में भी एग्रेशन था। तो मैं समझता हूं कि आपको मतलब एक अच्छी और मजबूत जो है ना वनडे की टीम जो है ना वो शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आए। और सबसे आपकी बात को काट रहा हूं, सबसे जो बेसिक चीज है ना जहां मार खाते हैं वो ये है कि जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं ना, डर डर के खेलते हैं और हम इस ख्याल से डर डर के खेलते हैं कि कहीं हमें मतलब ये कि हम हार ना जाएं। हार का खौफ खत्म होना चाहिए, शेरों की तरह लड़ना चाहिए हमें हर मैच के अंदर। लेकिन इस तब्दीली में एक खुशी मुझे जरूर नजर आ रही है आज स्टूडियो में। जमील भाई आप काफी खुश नजर आ रहे हैं इस तब्दीली से। नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। देखिए मैं आपको 2014 का आइन बहाल हो गया। मैं आपको बताऊं कि इसलिए कि हमें जो है ना 2014 तक के आइन तक हमारी बहुत इज्जत थी, हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी। आज हम वो जो जिन बच्चों को हमने अपने हाथों से सिखाया था ना, हम उनके मरहूने मिन्नत हो गए थे। ये जो जितने भी कोचेज हमारे लगे थे हमारे अपने बच्चे थे, सारी चीजें थी। लेकिन बात ये थी कि वो सुनते थे बोर्ड की, पीसीबी की, हमारी थोड़ी सुनते थे। हम एक लड़का नहीं खिला सकते थे डिजर्विंग लड़का। हम तो प्लेयर बनाते हैं ना यार। अगर हम किसी लड़के के बारे में बोलेंगे कि यार ये लड़का अच्छा है और अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो हमने बोल दिया था अपने लोगों को भाई हमसे हाँ जी बोलिए। उसकी सॉरी टू कट यू, आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप लोग जिस मतलब लेवल पे काम कर रहे होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और वो लोग वहां बैठ के ये नहीं जानते। आप देखें कि इस दौर में कितने खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई है जिनको मतलब लेना चाहिए था। बहुत हमारे बच्चे है ना, आप तो खुद यहाँ पर आप खुद भी ग्रास रूट लेवल पे बड़ा बात करते हैं और सारी चीजें जो सात बेग को दे लें, वहाज रियाज को दे, बनल शराब दोनों ने मीर हमजा के हवाले से बात करते हैं। मीर हमजा के हवाले से बात करते हैं। मुझे तो खैर ये जो 16 की टीम अनाउंस हुई ना बहुत दुख हुआ है। आप यकीन कीजिए मीर हमजा के तो हम कितना बोलते रहे, वो डिजर्व करता था कि एक हसन अली को आपने बाहर किया था खराब कारकर्दगी पे, जब लेकर आए तो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। बहरहाल अपना उनका फैसला था। लेकिन मीर हमजा को मतलब ये कि 3 पेसर थे ना तो आप 4 पेसर भी कर सकते थे। जब 18 रुकनी टीम उस वक्त अनाउंस करते थे तो अभी 17 रुकनी कर देते। लेकिन बहरहाल ये कि मैं एक बात जरूर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए आप टेस्ट मैच पता है कब जीतेंगे? जब आप 20 खिलाड़ी आउट करेंगे। और 20 खिलाड़ी आउट करने के लिए आपको ऐसी बॉलिंग चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूं कि 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, सलमान अली आगा को भी बिठाएं और 2 फास्ट बॉलर हसन अली को खिलाएं, नसीम को खिलाएं और 3 स्पिनर खिलाएं, अबरार को खिलाएं, नौमान को खिलाएं और साजिद को खिलाएं। और आप जो अब 6ठे नंबर पे चाहे सरफराज खेले या लेकिन मतलब उम्मीद यही है कि सरफराज के चांस जो है ना वो ज्यादा हैं। सरफराज अगर खेलते हैं, देखिए सरफराज जो है ना, बुनियादी बात क्या है, सरफराज के अंदर क्वालिटी ये है कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये जो मुकाबला होने जा रहा है ना स्पिनर्स के दरमियान होने जा रहा है। तो हाल ही में उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसमें लास्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की है। 12 साल से देख रहा हूं वो जो है ना बाय बर्थ, एक तो ये कि इतना यहां से जहन से यहां से बहुत मजबूत है, आसाबी तौर पे बहुत मजबूत है और क्रिकेट के खेल की समझबूझ बहुत है। और उसको स्वीप मारना, कट मार, जो स्पिनर्स को किल करने की ना मतलब ये क्या कहते हैं कदमों का इस्तेमाल करना, ये सारे स्पिनर्स को किल करते हैं। क्या कहेंगे जमील साहब, फवाद आलम का क्या कसूर था फिर?
उसका तो यार, उसके साथ तो हम तो कितना डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ तो बहुत ज्यादती की है ना। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक आदमी 10-11 साल के बाद कमबैक करे और आने के बाद 4 सेंचुरी बनाए। न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाना मजाक नहीं होता यार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 100 किए, जिम्बाब्वे में उसने 100 किए, वो बांग्लादेश में उसने, मतलब 4 सेंचुरी के बाद तो यार उसको 4 साल खेलना चाहिए था। आपने एक सीरीज उसने खराब खेली, और श्रीलंका के खिलाफ आखिरी जो मैच खेला उसमें 24 रन है उसके आखिरी इनिंग के अंदर, आपने उसको मौके की तलाश बिल्कुल मौके की बात हो रही है। तो रियाज साहब आपसे एक सवाल कर लूं, बाबर आजम आज प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए, वो शादी अटेंड करने में मसरूफ थे, तो कोई इम्पैक्ट गलत तो नहीं जा रहा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। और मतलब ये कि ये तो और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है कि जी मैं कप्तान हूँ, कल परसों से टेस्ट होने वाला है और मैं जो हूँ शादी अटेंड कर रहा हूँ। तो कभी कभी इंसान की जिंदगी के जो मतलब लम्हात होते हैं उसको भी इंजॉय करना होता है। और ये तो मैं समझता हूँ ये कंफर्ट लेवल है कि मतलब वो टेस्ट मैच भी होने वाला है और वो शादी मतलब में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वो नहीं है, ये मामूल की बात है। और बहरहाल ये कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उनकी अगर ओवर मतलब आप एवरेज निकालें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये और बात है कि बहैसियत कप्तान वो टीम को जिता नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए मैं समझता हूँ जहाँ हमारे खिलाड़ियों को एग्रेसिव होना पड़ेगा वहाँ हमारे कप्तान को भी टाइमली डिसीजन लेना होगा। बल्कि हम तो जब अभी मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे तो ये भी देखने में आ रहा था, और बाज़ मतलब ये कि लोग इसकी निशानदेही भी कर रहे थे कि जिस तरह का बॉलर आपने इस्तेमाल किया उस तरह की फील्ड प्लेसिंग आपने नहीं ली, कि जाहिर है बॉलर के हिसाब से ही फील्ड प्लेसिंग ली जाती है। तो वो मतलब बाहर से ऊपर से बैठ के नजर आ रहा था और वो जो थे अंदर ग्राउंड में थे। लेकिन तो देखें, वैसे एक बात सही है कि हर इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां या गलतियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बाबर आजम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़े मनसब पे वो फाइज हैं, पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं इतने अरसे से, और तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उनको मतलब दी हुई है, इतना उनके ऊपर मतलब रिलाई किया जा रहा है, लेकिन वो उस तरह से अपने बहसियत कप्तान मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके आगे नहीं चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको जो है अपनी कप्तानी का जो एटीट्यूड है उस पर भी गौर करना चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए। और भाई उन पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आयद होती है कि कम से कम पाकिस्तान को यार एक टेस्ट तो जिता दो आप। ऑस्ट्रेलिया आके चली गई और होम ग्राउंड होम कंडीशंस में तो ऐसा होता ही नहीं है कि आप वाइट वॉश कर जाएं। तो वो जो धब्बा लगा है तो उसको कम से कम पड़ता हुआ नजर आएगा। जमील भाई क्या कहेंगे, ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है इस पे बाबर आजम को कोई फर्क पड़ता दिखाई देता है? क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी आई है वो बड़ी एग्रेसिव है और खासकर बाबर आजम के हवाले से वो बड़ा डिफेंस पे जाते हैं। देखें, जो चीफ सिलेक्टर आए हैं उन्होंने तो बाबर आजम के मुतालिक जो कहा था आपको पता है ना, तो उन्होंने कहा था कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए इनको। तो मैं ये समझता हूं कि शायद जो टेस्ट की कप्तानी है ना वो शायद बाबर आजम को मतलब अच्छा, आप समझ नए सिलेक्शन कमेटी से उम्मीद रख रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान मुकर्रर यार होना चाहिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। मतलब ये कि अगर देखें ना, अभी केन विलियमसन ने जो ना मतलब छोड़ी ना कप्तानी और उन्होंने उसको मतलब बना दिया, उन्होंने कहा वनडे और मैं उसमें मतलब करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो जब टीम सऊदी को ले आए ना वो, तो इस तरह का अगर ये भी छोड़, बाबर आजम भी अगर समझते हैं कि मैं नहीं, मैं जो ना मैं व्हाइट बॉल की मतलब वो करूंगा, तो इसमें कोई मतलब ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ हमें ये सोचना चाहिए कि बाबर आजम जो है ना वो बहुत कीमती खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए, और उन पे जितना बोझ कम होगा ना उतना पाकिस्तान को फायदा होगा। उनकी कारकर्दगी की जो ना पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। तो कप्तानी तो बहरहाल ये कि देखें, जरूरी नहीं है तेंदुलकर को देख लें आप, कप्तान बनाया था उन्होंने, वो फेल हुए, उनको छोड़ना पड़ गई कप्तानी। ये जरूरी नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर जो है ना वो अच्छा कप्तान भी हो। तो उसके बाद धोनी आया। अच्छा जमील साहब, इस टीम की जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि शोएब मलिक की वापसी नजर आ रही है वनडे और T20 के अंदर? देखिए, मुझे शोएब मलिक की वापसी भी नजर आ रही है, मुझे मोहम्मद आमिर जो है ना उनकी भी वापसी जो है ना वो नजर आ रही है। क्योंकि वो जो पुरानी जो सिलेक्शन कमेटी या पुराने जो लोग थे वो उनसे कुछ नाराज थे, जिसकी वजह से वो मतलब नहीं, लेकिन है तो वो अभी कीमती खिलाड़ी, और उस वक्त ज्यादा कीमती हो गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मतलब फिट नहीं है। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी भी हो, आमिर भी हो, तो हम समझते हैं कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो उसको काफी जो इस्तेकाम मिलेगा। तो उनको मतलब अगर वो मतलब ये नहीं, और भी खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक के अंदर भी खिलाड़ी है ना, जो डोमेस्टिक खिलाड़ी जो मंजर आम पे अब तक नहीं आए, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको जो है वनडे के अंदर मीर हमजा भी नजर आए। मीर हमजा भी नजर आए। रियाज साहब, डोमेस्टिक की बात हो रही है तो बड़े जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो रन करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, विकेटें लेते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन सेलेक्टर की नजर नहीं पड़ती। ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई, क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देती हुई नजर आएगी? उनमें जो लड़के प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो टीम का हिस्सा बनते दिखाई देंगे? देखिए, ये तो अब जब सिलेक्शन कमेटी काम करेगी तो जो 2-3 महीने गुजरेंगे तो उसमें हर चीज़
वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अपना जो टेबल वर्क है वो कम से कम कंप्लीट कर लिया होगा। उनकी नज़र में सारे रिकॉर्ड होंगे कि इन्होंने मतलब हालिया महीनों में किसने कितनी अच्छी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया होगा, वो सब चीज़ें उनके सामने होंगी। और जब चेंजेस कोई आती हैं तो यकीनन जैसे अभी बात हो रही थी कि आमिर को मौका मतलब नज़र आ रहा है और दूसरे प्लेयर्स हैं उनका, तो यकीनन उनको चांस मिलेगा। ये और बात है कि वो चांस मिलने के बाद अपनी उस परफॉर्मेंस को जो उनके लिए मतलब मशहूर है और जैसा कि वो करते रहें, क्या वो अभी भी इस तरह के कैपेबल हैं कि वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो ये तो खैर वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। जमील साहब, वनडे के लिए तो नई सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान करना है, तो कुछ डोमेस्टिक के प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो शायद उनकी नजरों में हो और वो टीम का हिस्सा बनते दिखाई दें। नहीं बिल्कुल जो है ना, देखिए होना चाहिए जो भी लड़का मतलब देखिए परफॉर्म कर रहा है ना। देखिए मैं तो एक जैसे मोहम्मद हुरैरा है ना, वो 2 साल से पोक कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। मैं कहता हूँ ये जो 16 रुकनी टीम थी ना, इसके अंदर भी उसको होना चाहिए। कामरान गुलाम को तो लाए ना, हम लोग बोलते रहे ना इस पे, बात तो आपको आपके प्रोग्राम में होती रही ना। कामरान गुलाम पिछले प्रोग्राम में भी हुई थी, कामरान गुलाम की बात। तो देखिए आप अपने प्रोग्राम देख लें, जिन लड़कों की हमने बात की है वो टीमों में, मीर हमजा के, यार मीर हमजा पे तो ये तो कोई पर्सनल है मामला, मुझे ऐसे ही लग रहा है अब। क्योंकि ये जो मीर हमजा है ना, मीर हमजा और जो फवाद है, इसके साथ जो ज्यादती की है, ये तो कोई पर्सनल मामला लगता है। वरना मैं समझता हूँ इन दोनों को भी टीम के अंदर, देखिए मैं ये बात नहीं कहता हूँ, जो प्लेयर जितने भी है ना, एक सर्किल होता है ना 20, 25, 30 प्लेयर का, उन सर्किल के अंदर तो लेकर आए इनको, ये सर्किल में भी नहीं है। मतलब मीर हमजा इस सर्किल में तो आ जाता है ना, इस सर्किल में। वो जो हमारे लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे ना, उनको कोई पर्सनल लगता था इनके वो मामला, उनका तो लैपटॉप बंद हो गया ना। हाँ देखिए मैं ये समझता हूं कि अब जो लोग आए हैं, चाहे वो नजम सेठी साहब हो, शकील शेख साहब, शकील शेख साहब की खास बात ये है कि इस्लामाबाद जो क्रिकेट एसोसिएशन थी ना, उसके सदर रहे। जो सदर रहता है ना किसी भी एसोसिएशन का, वो ग्रास रूट लेवल का आदमी, वो ग्रास रूट की क्रिकेट को समझता है। अब जो लोग हमारे यहाँ बैठे थे ना, वो मतलब इतने ऊपर थे कि इंग्लैंड में जो हो रहा है ना, वो यहाँ होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको। स्कूटनी के अंदर हमने इस पर बहुत बड़ा एहतजाज किया था 21 सितंबर को। इन्होंने क्या किया है कि हर क्लब जो है ना, वो अपना वो दे एफिडेविट भर के, जनाब आप जो है ना यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और किस टाइम से किस टाइम करते हैं। लेकिन इसमें हम देखें 4 साल के अंदर जो है बड़े मसाइल है, शकील शेख साहब के साथ भी रहे, उनके साथ जो ग्राउंड था डायमंड ग्राउंड, उन पे भी उनके साथ मसाइल पैदा रहे। तो ये तो प्रॉब्लम उनके साथ रही है, क्या वो इंतकाम भी लेते हुए नजर आएंगे? नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहता हूं देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। जो हो गया ना उसको भूल जाना चाहिए। देखिए बड़े दिल से कम मुजाहरा करें और क्रिकेट को फरोग दें। मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 186 क्लब है ना, आप मुझे बताएं, जो जितने भी लोग हैं मुझे बताएं, 186 क्लब कराची में प्रैक्टिस करते हैं क्या? तो नहीं करते ना प्रैक्टिस, तो हमसे झूठे काम क्यों करवा रहे थे बैठ के? ये रमीज राजा हो, नदीम खान हो, XYZ कोई भी हो, इनको मालूम था ना कि प्रैक्टिस नहीं होती। वो खुद भी क्लब क्रिकेट, नदीम खान का रोल भी साइड हो गया। नहीं नदीम खान तो क्लब क्रिकेट खेलते रहे ना यहाँ पर। तो ये एक खोखले अंदाज में, खोखली बुनियाद के ऊपर, डोमेस्टिक की बुनियाद आप रखोगे तो रिजल्ट तो यही आना है ना। कोई प्रैक्टिस नहीं करता था, सब ने जाली वो बना के और मतलब वो पेश किए और अपने क्लब के लिए कराने की, क्या करे बेचारे वो। तो ये सोचना चाहिए। वो अच्छा, बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं जमील साहब, रियाज साहब के पास आते हैं, तब्दीलियां बहुत हो रही है रियाज साहब। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि खासकर जो है मोइन खान मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। हो सकता है कि इस रोल के अंदर जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, इस मैनेजमेंट का हिस्सा बनते दिखाई दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मतलब जिस तरह से उन्होंने मतलब नजम सेठी साहब को वेलकम किया, ये दो ही तो लोग हैं, एक आमिर और अपने मोइन खान, जिन्होंने मतलब आगे बढ़ के किया, तो यकीनन इनका कंफर्ट लेवल होगा। और नजम सेठी साहब जिस तरह से इन्होंने बयान दिए, उनके राब्ते में भी होंगे। ऐसा नहीं है इस तरह के जो बयान आते हैं एकदम से नहीं आ जाते। जो राब्ते में आए, यकीनन उनको कुछ ना कुछ ओहदा मिलता जरूर दिखाई दिया है अब तक। बहुत से सहाफी भी राब्ते में हैं। मतलब नजम सेठी सीजन मतलब एक तजुर्बेकार ज़ाहिर शख्सियत हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से टैकल करना है। लेकिन राब्ते रखना तो अच्छी चीज है ना रियाज साहब। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो एक अच्छी चीज है। आपका मतलब हर एक से कंफर्ट लेवल होना चाहिए। आपको मतलब जब आप एक कोई मनसब संभाल रहे हैं तो उससे पहले अपना सारे काम जो है मुकम्मल करना चाहिए, होमवर्क होता है। और जब आप काम करने ग्राउंड पे नीचे उतरते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा होती हैं। ये तो समझदारी का मुजाहरा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोच या जो सिलेक्टर जब किसी मनसब पे फाइज होते हैं तो उन्हें पर्सनल कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर्सनल नहीं होना चाहिए। इन पे पर्सनल के हवाले से जमील भाई से बात करते हैं। जमील साहब, अगर मैनेजर के तौर पर मोइन खान टीम में आ जाते हैं और फिर उनके साथ उनका बेटा आजम खान के हवाले से बड़ी सवालिया निशानात उठते हुए दिखाई दिए, वो टीम स्क्वाड के साथ होते हैं फिर बाहर हो जाते हैं। अगर मैनेजर के ऐसे से वो काम करते हैं और फिर आजम खान गो के बड़े बेहतरीन बैटर्स के तौर पर जो है आजम खान बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, तमाम लीग्स जो इस वक्त दुनिया भर में खेली जा रही है उसमें अच्छी बैटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है अगर
अगर मैनेजर की सीट पर मोइन खान हो तो एक सवालिया निशान शायद आजम खान के हवाले से उन पर लगता हुआ भी दिखाई देखिए देगा। मैं बताऊं, ये बहुत अच्छा फैसला होगा। मोइन खान जिस अंदाज में कोयटा के साथ भी वाबस्ता हैं और जो उनका तजर्बा है और जिस तरह वो उनकी डीलिंग है, देखिए एक जो वो एक अवामी आदमी है और वो क्लब क्रिकेट से मतलब ग्रास रूट लेके और यहां तक पहुंचे हैं, वो सारी चीजों को, सारी बातों को, सारे मसाइल को समझते हैं। अगर वो क्रिकेट इसके मैनेजर बनते हैं तो बहुत फायदा होगा। दूसरी बात ये कि देखिए उनका बेटा अगर मेरिट के ऊपर आएगा तो मतलब उसमें तमाम ही क्रिकेट लीग खेल रहे हैं आजम खान इस वक्त अगर देखें और परफॉर्म कर रहे हैं तमाम लीग तो के अंदर। इसमें कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि अगर वो आता है ना, वो उनके उसके अंदर कोई मतलब वो देखिए सिलेक्शन कमेटी उनको करेगी, खिलाने वाले, क्योंकि देखिए ये तो अभी जो बात चल रही है ना, मिकी ऑर्थर, जस्टिस लैंगर, ये दो आदमी के नाम चल रहे हैं ना कि अगर इनको मतलब लाया जाए, उससे तो इन्होंने राब्ता भी कर लिया है, क्या कहते हैं अपना मिकी ऑर्थर से। तो मैं समझता हूं कि जो अगर खिलाना ना खिलाने का फैसला तो वो लोग करेंगे ना, ये तो मैनेज करेंगे, ये तो मैनेजर होंगे ना। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, अगर इनको मैनेजर बना दे और उसका चांस बनता है तो वो आके खेले, तो बिल्कुल इसमें तो कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं है, अच्छा परफॉर्म भी कर जी, रहा है, बिल्कुल। इसमें कोई हर्ज वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।